हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं और सिस्टम कुछ इस तरह से है कि डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और फिर 9 PM पे हम उसका यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। इसके बाद आपको दोनों क्वेश्चन के मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने GS2 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन पॉलिटी से है और दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन से। वन बाय वन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अब पहला जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी से है। देखिए क्या पूछा गया है। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process. Comment. अब फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 15 मार्कर है और यहाँ पे कमेंट करने को कहा गया है। इसका मतलब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डायमेंशन ऐड करनी होगी। अब देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन लाया गया था, उसके बावजूद भी जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें पैट्रियार्चल कैरेक्टर मतलब पितृसत्ता आज भी हमको देखने को मिलती है। इस पे हमको कमेंट करना है। अब फ्रेंड देखिए, इसमें क्या क्या पार्ट्स हमको एड्रेस करने होंगे। सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। देन हमें बताना होगा कि जो ये पितृसत्ता है, जो पैट्रियार्चल कैरेक्टर है, ये किस तरह से अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। देन क्योंकि आपको कमेंट करना है, ठीक है, तो आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ भी बतानी होगी। मतलब रिजर्वेशन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है ये भी आपको बताना होगा। आप यहाँ पे केस स्टडी भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा उसका इम्पैक्ट होगा। देन आप सॉल्यूशंस बताइए, आप वे फॉरवर्ड बताइए कि हम क्या कर सकते हैं और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये सारी की सारी डायमेंशन आपको इस क्वेश्चन में लिखनी होगी, उसको एड्रेस करना होगा। अब वन बाय वन इसको समझते हैं। देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, आप 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। आप कुछ फैक्ट बता सकते हैं कि कितना % रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये दोनों ही तरह के इंट्रोडक्शन सही होंगे, अच्छा इफेक्ट होगा। देन अब आपको एड्रेस करना होगा कि किस तरह से आज भी पैट्रियार्चल कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। फ्रेंड्स, काफ़ी नॉर्मल सी बात है आज की सोसाइटी में। जो वुमेन सरपंच होती हैं, बेसिकली पावर उनके पास नहीं होती है, उनके पति के पास होती है, और तभी ये टर्म कॉइन होती है सरपंच पति। वुमेन जो है वो रबर स्टैम्प की तरह काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड आप लिखिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो सरपंच बन गई हैं, जो इलेक्ट हो गई हैं, उसके बावजूद भी जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उन्हीं को करनी होती है। देन लैक ऑफ एक्सपोजर है, ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिलती है। आप देख लीजिए कि आज भी अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो फीमेल काफ़ी पीछे हैं, मेल काफ़ी आगे हैं। जो रिजर्वेशन लाया गया था लोकल बॉडीज़ में, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि आगे चल के स्टेट में, इवन पार्लियामेंट में भी हम लोग रिजर्वेशन लेके आएंगे। लेकिन आज भी जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो पास नहीं हो पाया है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट होगा। आप ये भी बता सकते हैं कि स्टिल जो इंडियन पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसमें नंबर ऑफ वुमेन कितनी है। आप 2017 का डाटा दे सकते हैं कि लगभग 11% है, अभी थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की, वहाँ पर तो केवल 9% ही वुमेन MLA आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आप जो पैट्रियार्चल माइंडसेट है उसको बता सकते हैं। देन अब आपको कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताने होंगे रिजर्वेशन के, जो कि ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी कुछ चेंज हमको देखने को मिला है। जैसे कि जो प्रिजुडिस होता था, जो भेदभाव होता था, वो थोड़ा हमको कम देखने को मिलता है।
रिस्पेक्ट बढ़ी है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जिन एरिया में वुमेन सरपंच हैं वहाँ पे हमको हेल्थ एजुकेशन जैसे जो पैरामीटर्स होते हैं वहाँ पे हमको अच्छा काम होता हुआ दिख रहा है। जब उनको एक्सपोजर मिलता है पॉलिटिक्स का तो वो अच्छा काम भी कर रही हैं, ठीक है। जहाँ तक बात है एक्सेसिबिलिटी की, तो मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा वो अपना टाइम दे पाती हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये जितने भी पॉइंट आपने दिए हैं तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ केस स्टडी देनी होगी, तभी तो आपके पॉइंट वैलिडेट होंगे। तो काफ़ी सारी केस स्टडी है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, ये सारी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने केवल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखी है ताकि आप इनको याद कर लो। आप छवि राजावत राजस्थान के बारे में बता सकते हो, काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है। आप शहनाज खान हरियाणा के बारे में बता सकते हो। आप सुषमा भादु हरियाणा काफ़ी फेमस हुई थी, इनके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पे दे सकते हैं और इससे आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद आपको बताने होंगे क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्या मेजर्स हमको लेने चाहिए, क्या उपाय हमको करने चाहिए। सबसे पहले आप बता सकते हैं कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हमको करनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए, ठीक है। अगर वो इलिटरेट हैं उनको कुछ फाइनेंशियल नॉलेज वगैरह देनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में आप बात कर सकते हो। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जैसे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। आप अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो, रोल मॉडल उनको बना सकते हो, जो मैंने केस स्टडी बताई हैं उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अवेयरनेस ड्राइव कंडक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आता है कंक्लूजन। काफ़ी तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे अपने को फोकस करना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको पास करना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए सोसाइटी में। आप सोसाइटी में बिहेवियरल चेंज की बात कर सकते हैं ताकि ये जो पैट्रियार्चल माइंडसेट है ये ख़त्म हो जाए। इसमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन से। देखिए क्या पूछा गया है। द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज ए लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड marginalized nations has disappeared on account of its newfound role in the emerging global order. Elaborate. ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया था, एक 15 मार्कर क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, पहले उसको हम समझते हैं। देखिए कहा क्या गया है कि इंडिया की एक इमेज थी जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, और वो इमेज क्या थी? लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन। लेकिन अब ये इमेज डिसअपियर हो रही है, ठीक है। और क्यों हो रही है? क्योंकि एक नया ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज हो रहा है और उसमें इंडिया को एक नया रोल मिला है या नया रोल वो ले रहा है। इस चीज़ को आपको समझाना है। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे जिनको हमको एड्रेस करना होगा। फ्रेंड्स, दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि जब हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय इंडिया ने दूसरे नेशंस जो कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनका सपोर्ट किया था, और तभी से इंडिया को एक लीडर माना जाता था। आपको पता होगा कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो इन सब से जो इंडिया को एक लीडर माना गया था और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि देखिए क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देन आपको कुछ एग्जाम्पल देने होंगे जहां पे इंडिया ने ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनल जो नेशंस थे उनका सपोर्ट किया था, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपको बताना तो होगा। देन आपको ये भी बताना होगा कि नया ग्लोबल ऑर्डर क्या है और उसमें इंडिया का क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना होगा कि किस तरह से इंडिया की जो इमेज है वो खत्म हो रही है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि इंडिया अब लीडर नहीं है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंडिया लीडर है, ठीक है। तो अगर आप मानते हैं कि इंडिया लीडर है तो कुछ आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे जहां पे इंडिया आज भी इन नेशंस के लिए काम कर रहा है।
और फिर आपको लास्ट में कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं और आप उसको किस तरह से जस्टिफाई करते हो। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इंडिया की पॉलिसी बता सकते हो, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट, पीसफुल कोऑपरेशन, को एग्जिस्टेंस। ठीक है, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन इसका नहीं होगा। देन अगला पार्ट आता है, आपको वो एग्जाम्पल बताने होंगे जहाँ पे इंडिया ने जो ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज नेशंस हैं उनका साथ दिया है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप बता सकते हो। भूटान इंडिया ट्रीटी 1949, आप इंडिया नेपाल ट्रीटी की बात कर सकते हो। आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि फ़लस्तीन को इंडिया सपोर्ट करता है। बांग्लादेश की फॉर्मेशन में इंडिया का काफ़ी अहम रोल था। ठीक है, आप नेम की बात कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे। इसके बाद आपको बताना होगा कि नया ग्लोबल ऑर्डर क्या है और उसमें इंडिया का क्या रोल है। देखिए, इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना। तो अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। इंडिया इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है। ठीक है, तो ये उसका एक नया रोल है। ठीक है, इंडिया क्या चाहता है कि यूएनएससी में उसको परमानेंट सीट मिले, एनएसजी का वो मेंबर बने। ठीक है, आप क्वाड की बात कर सकते हो, आप काउंटर टेररिज्म की बात कर सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जो आप यहाँ पे दे सकते हो। देन आपको बताना होगा कि इंडिया की इमेज किस तरह से डिसअपियर हुई है, उसके एग्जाम्पल आपको देने होंगे। आप बता सकते हैं कि इंडिया का फोकस अब केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है। आप बता सकते हैं कि किस तरह से इंडिया जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। आप नेपाल का एग्जाम्पल दे सकते हो। आप सार्क का एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को बॉयकॉट किया है और उससे सार्क जो है अब फंक्शनल नहीं है और इससे जो बाकी की जो कंट्रीज हैं उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। देन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको कंक्लूड करते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि इंडिया आज भी इन नेशंस के लिए काम कर रहा है। तो उसके एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ, तो इसमें इंडिया इन सब नेशंस को लीड कर रहा है। अफगानिस्तान में हमने काफ़ी कुछ काम किया है, जैसे कि काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डेवलप किया है। हमारा ITEC प्रोग्राम जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा, काफ़ी आसान है। आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया का नया रोल तो है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो नया रोल है उससे इंडिया इस चीज़ को इंश्योर कर सकता है कि जो मार्जिनल नेशंस हैं उनकी वॉइस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सुना जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट होगा। फ्रेंड्स देखिए, दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इंप्रूव हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। देखिए, शुरुआत में इन्होंने लिखा है 11th एंड 12th शेड्यूल, ये गलत है। आपको 73rd एंड 74th एक्ट के बारे में बात करनी होगी। 11th एंड 12th शेड्यूल में तो पावर दी हुई है, क्या पावर है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको शुरुआत में ही गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। देन फिर से वही बात है कि काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन है। फ्रेंड्स 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन 10 मार्कर है, ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों ही 2 से 3 लाइन में होना चाहिए। अगर एक 15 मार्कर है तो आपका इंट्रो और आपका कंक्लूजन 3 से 4 लाइन के अंदर होना चाहिए। तो इसको आप फॉलो करिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है उसमें काफ़ी सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये, इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद इन्होंने हेडिंग लिखी है इफेक्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन ऑन पैट्रियार्चल कैरेक्टर, और इसमें पॉजिटिव्स क्या हैं। देखिए, हेडिंग सही नहीं है, आप इस पैट्रियार्चल कैरेक्टर को हटाइए, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आप इस तरह से लिखिए कि आज भी पैट्रियार्चल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स लिखिए और रिजर्वेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये हेडिंग थोड़ी सी सही नहीं है। देखिए, जो आपने पॉइंट लिखे हैं सही पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। आपने कुछ पॉइंट्स को रिपीट किया है, जैसे कि पार्टिसिपेशन, आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं कि
इससे पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है। और यही चीज़ आप फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं और फिर से आप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा, ठीक है। देन इसके बाद आपने नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने कीवर्ड्स यूज नहीं किए हैं, जैसे कि रबर स्टैंप, सरपंचपति, आपने इनको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए अगर आप कीवर्ड यूज करेंगे तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट होता है। देन आपने एक पॉइंट लिखा है कि इवन वेयर वुमेन ऑक्यूपाई पोजीशन दे रिमेन एब्सेंट फ्रॉम मेनी मीटिंग्स। ऑलरेडी आप ऐसे पॉइंट लिख चुके हो, ये एक अननेसेसरी पॉइंट होगा, ऐसे पॉइंट आपको नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। देन आपने कंक्लूड किया है, तो देखिए कंक्लूड आपका काफ़ी अच्छा आपने कंक्लूजन किया है, 4 से 5 लाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा है चेंज इन थिंकिंग, तो इसकी जगह आप जो की टर्म है जैसे कि बिहेवियरल चेंज, आप उसको यूज करो, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ओवरऑल कंटेंट को थोड़ा सा एनरिच करना होगा, और आपने कोई केस स्टडी, कुछ फैक्ट, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा है अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए, तो ये कमी है। तो थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन्होंने जो शुरुआत की है वो G7 से की है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को देखें तो इसमें आप कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कुछ भी हो जाए, कभी भी आपको ये जो मार्जिन होता है ना, इसमें नहीं लिखना है। भले ही कुछ भी हो जाए, आप एक डॉट भी नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आंसर्स वगैरह यहाँ पे मत लिखिए, पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए आपने हेडिंग डाली है रोल ऑफ इंडिया इन द एमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो देखिए आपने जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको एड्रेस नहीं किया है, डायरेक्टली आप अगले पॉइंट पे आ गए हैं, इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। उसमें आपने पॉलिटिकल डायमेंशन को बताया है। देखिए फिर से काफ़ी लंबा ये पैराग्राफ है, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि आप हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। और काफ़ी सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आपने केवल एक ही डायमेंशन यहाँ पे कवर की है कि इंडिया का रोल क्या होगा नए ग्लोबल ऑर्डर में, जबकि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आपने एड्रेस ही नहीं किया है। यहाँ पे आप इकोनॉमिक की बात करते हैं, और फिर यहाँ पे आप सोशो कल्चरल की बात करते हैं, देन आप बात करते हैं एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में आपने केवल एक ही डायमेंशन को एड्रेस किया है, काफ़ी लंबे पैराग्राफ लिखे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। क्या डिफरेंट डायमेंशन होनी चाहिए वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। देन ये आपका कंक्लूजन है, काफ़ी लंबा ये कंक्लूजन है, 3 से 4 लाइन में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। और मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मेंस में किस तरह से आंसर्स लिखे जाएं, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। गुड बाय।